नमस्कार, मैं एस.के. पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी। आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 180। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे सीएलसी ग्रुप में हर रोज़ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हें पढ़ाया भी जाता है, और ये सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इन सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम हमें टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सएप कर दें। आपको इन फ्री सर्विसेज से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग नॉन कमर्शियल चार्जेज पे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आइए लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक क्वेश्चन नंबर 180। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स आर गिफ्ट फ्रॉम अ स्टेट। पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ऑल ऑफ द अबव। नाउ वी हैव इन्वेंटेड, कुछ समय पहले तक ये हुआ करता था कि पीटी के लिए एमसीक्यू का जॉब सिर्फ इतना ही था कि पीटी की तैयारी के लिए सिर्फ एमसीक्यू से पीटी की तैयारी आज के दिन में कर पाना, इट अपीयर्स टू मी ए डिफ़िकल्ट टास्क। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इफ़ यू गो एंड कलेक्ट द क्वेश्चन बैंक फ्रॉम द मार्केट एंड इफ़ यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप देखेंगे कि देर इज़ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब कंपटीशन ऐसे हो रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप खुद देखिए, मार्केट जाके क्वेश्चन बैंक खरीदिए और आप देखेंगे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है डे बाई डे। जहाँ तक पीटी का सवाल है, ये पीटी के लिए एक ये जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आप थोड़ा ठीक से तैयारी करेंगे तो पीटी आपका क्लियर हो जाएगा। पीटी में अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स आता है तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। पीटी जस्ट क्वालिफाइंग फॉर द मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में अगर अच्छे मार्क्स आपको आते हैं तो आपका रैंक भी डिसाइड हो सकता है और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो बच्चे लोगों को तैयारी मेंस एग्जामिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका कंसेप्चुअलिटी डेवलप होगा, आपकी क्लैरिटी इस्टेब्लिश होगी। यू शैल बी एबल टू राइट प्रॉपर आंसर, बेटर आंसर। इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा जाएगा तो यू शैल बी इन ए पोजीशन टू सेटिस्फाई द इंटरव्यू बोर्ड। और मेंस के क्वेश्चन जो हैं और मेंस की तैयारी में पीटी की तैयारी अपने आप नेचुरल तरीके से हो जाती है। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, पीटी नज़दीक हो, तो एक दो महीने आप पीटी पे फोकस्ड हो जाए। लेकिन ऐसे अमूमन इन जनरल आप मेंस की तैयारी कंसेप्चुअलिटी को पढ़ते रहें। और सो फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, मैनी स्टूडेंट्स टॉकिंग टू मी ऑल द टाइम। आई हैव बीन इंटरएक्टिंग विथ यू पीपल, जो लोग जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम यूपीएससी लॉ रख के, तो फॉर लास्ट 27 ईयर्स आई हैव बीन इंटरएक्टिंग विथ द स्टूडेंट्स। तो एवरी टाइम आप खुद देखिए, मेंस में बेहतर से बेहतर आंसर हम कैसे लिखें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एंड इट डिस्टर्ब्स अ स्टूडेंट ए लॉट। तो हम लोगों का जितना भी वीडियो है, हम लोगों ने तो अभी हाल फिलहाल में ये चैनल शुरू किया, बहुत कुछ हम लोगों को नहीं आता। यूट्यूब पे कैसे डालने हैं, टैग कैसे लगाने हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, वी नो अबाउट। कभी यूट्यूब पे आया नहीं और आइडिया कुछ खास नहीं है। अब आप लोगों के ही फीडबैक, कमेंट, सजेशन, हेल्प एंड सपोर्ट से ही हम लोग अब आगे को बढ़ेंगे इसमें। तो खैर समय के साथ साथ ये भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे चैनल सीएलसी जुडिशियल का टारगेट ये है कि आपको मेंस का बेहतर से बेहतर आंसर बताया जा सके।
बेहतरीन आंसर, आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। देखिए ये सारे कंटेंट मैंने अभी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ये जितने कंटेंट हैं आपको कंटेंट एक जगह कंपाइल करके दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं, इनका जिस्ट बना सकते हैं, इनका हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं। ये कंटेंट अपने आप में सफिशिएंट हैं। अगर आपको कंटेंट की और आवश्यकता है तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पे मुझे फ़ोन करके ये ले सकते हैं। तो चलिए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। मेंस का क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर कि किस क्वेश्चन का आंसर आप कितना लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आप कितना पेज में, कितना स्पेस में उसका आंसर लिखेंगे। कोई 25 मार्क्स का है तो कितने स्पेस में उसका आंसर लिखेंगे। तो इस संदर्भ में बस ये आपको थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई पेपर है, जैसे बिहार जे की बात करते हैं, 150 मार्क्स के पेपर हैं। एक क्वेश्चन होता है 25 मार्क्स का। आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन 10 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो 25 इंटू 6 आपके ये 150 होगा। सॉरी, ये आपके 150 होगा। आपको टोटल पेजेज मिलते हैं कमीशन की तरफ से 36 पेजेज। तो 36 पेजेज को फिलअप करने हैं 6 क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन का पेज आपका 6 पेज बनता है। डैट मीन्स कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसे आपको 6 पेजेज में लिखना है। ये आइडियल, जो कि एज पर, हालांकि कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखेंगे, कितने शब्दों में, कितने लाइनों में, इस तरह का होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कमीशन इस तरह के रूल्स फ्रेम करे तो और बेहतर होगा, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो बच्चे लोगों में कन्फ्यूजन है वो भी दूर होगा। तो इन जनरल चूँकि कुछ वैसा क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है तो ये एक रफ कैलकुलेशन है। और इसी तरीके से आप बाकी एग्ज़ाम का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आप कितने पेजेज में लिखेंगे। तो कमिंग बैक टू टुडेज क्वेश्चन, सो फार एज डिस्कस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आपको मेंस के क्वेश्चन में आपको ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में लिखना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। तो उसी हिसाब से आपको पेज अरेंज करना है। तो बात करते हैं, देखिए मेंस में आप तब तक बेहतर नहीं लिख सकते, आपके पास नंबर 1 कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट होगा तभी आप लिख पाएंगे, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। कंटेंट, आपका कंटेंट अगर रिच है तो आप लिख पाएंगे, तब उम्मीद की जा सकती है कि आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे। नंबर 1 दैट इज क्विंटेसेंशियल, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि कंटेंट का इनरिच होना 1 लाइनर और 2 लाइनर से और शॉर्ट से काम नहीं चलेगा। ये कंपटीशन है। अगर आप गारंटीड रिजल्ट चाहते हैं तो कंटेंट चाहिए ही चाहिए आपके पास। कंटेंट के बगैर कोई उपाय नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से अपने आंसर में उस कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, क्या लॉजिक और क्या रीजनिंग आप अप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके आंसर को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकती। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर गाड़ी आपने खरीद ली तो चलाना खुद ब खुद सीख जाएंगे। उसी तरीके से अगर कंटेंट आपके पास है, अच्छा कंटेंट है, तो प्रेजेंटेशन अपने आप ही आएगा, लॉजिक और रीजनिंग अपने आप ही निकल के आएंगी। तो अब बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए
during the primitive age, primordial society, पुराने दिनों में प्री हिस्टोरिक एजेस, ओनली द माइट वॉज राइट, जो पावरफुल है उसी को राइट थे, सारे बाकी को राइट नहीं थे. एंड लेटर ऑन वी डेवलप्ड इनटू किंगडम, द मोस्ट पावरफुल मैन वो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द किंग, जो सबसे उसमें शक्तिशाली होता था वो राजा बन गया. और पुराने दिनों में विश ऑफ द किंग वॉज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. तो पुराने दिनों में अगर इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट के देखेंगे तो राजा के सामने प्रजा का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था. राजा जो चाहे, राजा की इच्छा ही कानून है. राजा को भगवान के तौर पे, खुदा के तौर पे, दीन इलाही, झरोखा दर्ज, ये सारी जीके की चीज़ें हैं. ये जस्ट एक शुरुआत. तो पॉइंट इज दिस कि मेंस का आंसर है, आपको लिखना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन. तो आपका जो मेंस आंसर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंट्रो, हाउ टू बिगिन विथ. तो इस तरह का इंट्रो एक बेहतरीन इंट्रो हो सकता है आपके लिए. इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं. और उसके बाद लेटर ऑन किंग कंसीडर एज गॉड और ये सारी चीज़ें. और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का कंसाइंस जागा, हम लोगों ने इक्वलिटी के बारे में सोचना शुरू किया, हम लोगों ने फ्रीडम के बारे में सोचना शुरू किया. तो ये सारा इवोल्यूशन के तहत. और चूंकि आप देखिए, जब भी आप मेंस में लिखें तो क्वेश्चन को अपने सामने रखें. डिस्कस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट. ये किस पर्सपेक्टिव में पूछा जा रहा, ये इन जनरल पूछा जा रहा है या दिस इज ओनली लिमिटेड टू इंडियन पर्सपेक्टिव. क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि किस पर्सपेक्टिव में पूछा जा रहा. तो आपको मेंस का जो क्वेश्चन है, यू नीड टू रीड एटलीस्ट 2-3 टाइम्स बिफोर आंसरिंग. दिस इज वेरी नेसेसरी. अपने आंसर सीट के बिल्कुल सामने ऐसे चिपका के रखिए, बीच बीच में 1-2 बार उस पर नज़र मारते रहिए ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे रेलेवेंट कंटेंट से, इरेलेवेंट कंटेंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे. तो इसमें आप शुरू कर सकते हैं. कुछ ह्यूमन राइट्स के कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं. साइरस सिलेंडर 539 में, वो साइरस जो पर्सिया का राजा था, जब बेबीलोन जीता था तो बहुत सारे गुलाम को फ्री किया था. तो एक उसकी लिबरल चीज़ें. और ये ह्यूमन राइट, गुलाम को इसलिए फ्री किया था कि वो भी इंसान है, गुलामी अच्छी बात नहीं है. तो आप साइरस सिलेंडर का रेफरेंस दे सकते हैं, मैग्ना कार्टा का रेफरेंस दे सकते हैं. ये 1215 में जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, वहाँ के प्रजा ने, सब्जेक्ट ने, वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्ती उसे साइन कराया. आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे मैग्ना कार्टा को, डॉक्यूमेंट भी आपको दिखेगा. फिर उसके बाद पिटीशन ऑफ राइट 1628 में इंग्लिश पार्लियामेंट सेंट दिस स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज टू किंग चार्ल्स I एज अ स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज. इसका रेफरेंस आप दे सकते हैं. आप यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 का रेफरेंस दे सकते हैं. ये आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787 एंड बिल राइट्स ये 1791, इसका भी एक रेफरेंस दे सकते हैं स्टार्टिंग में. और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद. तो इन सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे रेफरेंस के, ये फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन 1864, यूनाइटेड नेशंस 1945, 50 नेशंस मेट, ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये सारी चीज़ों को आपको देखिए, मैंने कंटेंट आपको सिर्फ यहाँ पे दिया है. आप वीडियो को पॉज करके अपने काम की चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं. प्रॉपर कंटेंट, सही कंटेंट कंपाइल फॉर्म में एक जगह कंपाइलेशन के तौर पे मिले तो आपके किसी काम आ सकता है. इनमें से कुछ आप अपना सेल्फ मेड नोट्स बना सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस को लिखने के लिए इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं.
कंटेंट हमारे पास होगा तो प्लेटफॉर्म होगा, तभी हम आगे को बढ़ पाएंगे। तो जस्ट फॉर योर रेडी रेफरेंस दिस कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड। और इसके बाद हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें, ये भी रेफर करना जरूरी है। तो द फर्स्ट डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट केम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इतिहास के पन्नों पे आप पढ़ेंगे। स्वराज बिल, इसका आप रेफरेंस दीजिए। 1919 का रॉलेट एक्ट का रेफरेंस दीजिए कि वो ब्रिटिशर्स किसी को भी इनडिफिनिट टाइम के लिए अरेस्ट और डिटेन कर सकते थे और बिना वारंट के सर्चेज, और वैसे काफ़ी उनका हुआ। फिर 1928 का आप रेफरेंस दीजिए, नेहरू कमीशन कंपोजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। और 1931 में वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया सिविल राइट्स वगैरह का। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद 3 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बने। एक फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 1948, सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 17 अक्टूबर 1948 और फाइनल 26 नवंबर 1949 जो कि हम लोगों ने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया। तो ये आपका ओरिजिन और इवोल्यूशन से है। और कुछ इसमें आप ये तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का ये जो क्वेश्चन है मोर और लेस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है। चूँकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जा रहा, तो देखिए एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व सर्टेन राइट्स, इक्वलिटी का राइट, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, जितने आर्टिकल 19 के हैं, आर्टिकल 20, 21। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक और भी कारण था, इतिहास के पन्नों पे आप देखेंगे, लेबर क्राइसिस और लेबर डिमांड, कॉलोनाइजेशन एंड एवरीथिंग। तो लेबर लॉज को लिबरल किया गया, बनाया गया, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इनटू मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे के क्लासेज में देखेंगे। तो इस तरीके से ये तो फंडामेंटल राइट इज बेस्ट, चूँकि बहुत लंबे समय से राजा के सामने प्रजा का कोई अधिकार नहीं। द किंग वॉज किंग, हिज विश वॉज द सुप्रीम लॉ। जिसे चाहे उसे फांसी पे चढ़ा दे, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। विद द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये गिफ्ट है हम लोगों का डेमोक्रेसी का कि राजा प्रजा सब एक समान। तो राजा प्रजा सब एक समान, इससे किस चीज का जन्म हुआ? इससे इक्वलिटी का जन्म हुआ कि सब कोई बराबर है, राजा प्रजा सब एक समान। और धीरे धीरे ऐसे राइट्स डेवलप होते गए। देखिए लॉ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इट्स नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। जो चीज़ें होनी चाहिए और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों को लिख दिया गया है और कानून की किताब बन गई कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हमें चोरी नहीं करना है, हमें किसी को परेशान नहीं करना, हमने जो वादा किया है उस वादे को निभाना है। तो अपने बातों को पूरा करना, स्टॉपेल भी हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। तो ये लॉ इज द वे ऑफ लाइफ। लॉ आप देखिए हर तरफ, लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ इमोशंस, लॉ ऑफ लॉजिक्स, लॉ ऑफ रीजनिंग। लॉ एक एडवांस डिसिप्लिन है बट दैट इज बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस। अगर कॉमन सेंस को आप अप्लाई करेंगे तो लॉ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप आपको मेमोराइज हो जाएगा। बट कॉमन सेंस के साथ एक चीज़ और याद रखें, लॉ इज़ नथिंग मोर देन कॉमन सेंस बट इट बिकम्स हाईली अनकॉमन इफ़ यू डाइवोर्स योर विजडम। तो आप समझदारी से अगर इसके बारे में सोचेंगे तो बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए देखिए, ह्यूमन बीइंग सुपीरियर क्रिएचर ऑफ द नेचर,
प्रकृति का एक खूबसूरत प्राणी, बच्चा क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो प्रकृति का इतना खूबसूरत प्राणी, इसे कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए। वो बेसिक राइट हम लोग ह्यूमन राइट के भी तौर पे जानते हैं, इनहेरेंट राइट के तौर पे भी जानते हैं, नेचुरल राइट के भी तौर पे जानते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 बनने से नहीं आ गया। ये फंडामेंटल राइट सिविलाइजेशन में बहुत पहले से हम लोगों के दिमागों में था कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग अगर ऐसी बातें करेंगे, ठीक है, हम लोगों की बातें भी बुरी नहीं है, लेकिन हम लोग इन्हीं चीज़ों को केस लॉ के जरिए करेंगे तो हमारा एक बेहतरीन आंसर हो सकता है। और देखिए, केस लॉ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भाउरा, पंजाब राव गवांडे, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्सनल लिबर्टी इज ए प्रीसियस राइट, और फाउंडिंग फादर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाज टू गिव अनटू द पीपल ए कॉन्स्टिट्यूशन वेयरबाय ए गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। जो फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका पहला टारगेट ये था कि हम लोग अपने लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन दें जिसके द्वारा एक सरकार का निर्माण हो सके, ए गवर्नमेंट कुड बी इस्टेब्लिश। और सेकेंड ऑब्जेक्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, गवर्नमेंट दे दिया, तो जो अपने लोग हैं, जो इट्स पीपल हैं, उनके लिए भी कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया, जैसे डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, पावर टू मेक इशूज, ऑर्डिनेंस, बिल ऑफ राइट्स। तो इतनी सारी पावर गवर्नमेंट को दी गई, तो इन पावर का मिसयूज होने का चांसेस बहुत होगा। लॉर्ड एक्टन ने ठीक कहा है, पावर करप्ट्स ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ए मैन एब्सोल्यूटली। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग जानते हैं, सत्ता में मद होता है, सत्ता का घमंड होता है। ये मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं कर रहा हूँ, एक इन जनरल सी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो एनीवे, तो जब फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब उन्होंने संविधान बनाया, तो उनके सामने 2 टारगेट थे, पूरे देश को एक संविधान देना और एक गवर्नमेंट देना, उस गवर्नमेंट को पावर देना। और गवर्नमेंट को पावर दिया तो पावर जो है एब्यूज और मिसयूज ना हो, तो जो लोगों के कुछ राइट, चूंकि अंग्रेजों के टाइम में हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, उन एक्सपीरियंस से निकलने के भाई हम लोगों को भी कुछ राइट्स होने चाहिए, वो राइट्स नहीं लिए जा सकें, तो उन्होंने अपने लोगों के लिए बिल ऑफ राइट्स पार्ट 3 में, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के नाम से जानते हैं, और टू इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डेस्पोटिज्म, उन लोगों ने दिया। तो ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ, इसे आप कई दूसरे लैंग्वेज में भी अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें केस लॉ का, अगर आप देखिए, साइटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, और मैं बस वैसे साइटेशन याद करने में आप अपना समय बर्बाद ना करें। आप सारी उम्र रट्टा मारते रहें, साइटेशन नहीं याद होगा। मुझे आज तक नहीं हुआ, 27 साल हो गए मुझे। साइटेशन आप केवल केस का नाम याद रखें, क्या कहा गया वो चीज़ें याद रखें। साइटेशन मेरे हिसाब से उतना ज़रूरी नहीं है। वैसे अब लोग कहते हैं कि याद हो जाए तो बेहतर। अरे भैया, याद होने का ही नहीं है तो हम क्यों अपना दिमाग खराब करें। अगले केस की बात करते हैं, एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वेंट वन स्टेप ahead and said it is fallacy to regard fundamental rights as a gift from the state to its citizen। ये मूर्खता है। मूर्खता इसलिए है कि फंडामेंटल राइट सरकार की तरफ से गिफ्ट नहीं है,
ये एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल पजेज बेसिक ह्यूमन राइट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। हर इंसान का कुछ न कुछ जन्मजात अधिकार है। इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये नेचुरल है, ये ह्यूमन राइट है, ये बेसिक राइट है, और इसलिए इनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और इट्स पर्पस टू विड्रॉ सर्टेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम द एरिया ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो एम नागराज के और पीटी का क्वेश्चन इसी से पूछा गया कि इट इज़ देयरफॉर ए फैलेसी टू रिगार्ड फंडामेंटल राइट्स एज ए गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू इट्स सिटीजन। गिफ्ट नहीं है, एज इंडिविजुअल possess basic human rights independently of any constitution by virtue of being members of human race. Hence, part 3rd of Constitution does not confer fundamental right. ये ध्यान देने की चीज़ है। ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है हर रोज़ की तरह। आज भी अपने CLC ग्रुप में कुछ लोगों के सही जवाब आए, कुछ लोगों के गलत जवाब आए। तो ये मैं लाल पेन से इसको लेटर को रेड पेन से कर देता हूँ, आपके समझने में आसानी होगी। ये इसको भी करना चाहिए। देखिए, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट। ये पार्ट 3rd हमें फंडामेंटल राइट नहीं देता, बट इट ओनली कन्फर्म्स देयर एग्जिस्टेंस एंड गिव देम प्रोटेक्शन। तो ये आपको लाइन बिल्कुल याद रखनी है, और यही आज का जो हम लोगों का MCQ का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। इट्स पर्पस इज टू विड्रॉ सर्टेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम द एरिया ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी टू प्लेस देम बियॉन्ड द रीच ऑफ मेजोरिटी ऑफिशियल। ये सारी चीज़ें और भी कुछ केस लॉ हमने साइट करा है, हैव बीन कंसिडर्ड टू बी द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी केस लॉ को साइट करते हुए आप लिखेंगे तो आपका बेहतरीन से बेहतरीन आंसर हो सकता है। एक और केस, पीपल यूनियन PUCL का केस, बहुत फेमस NGO है, बहुत सारे केसेज। और अनलाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, नो फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3rd इज एब्सोल्यूट इन नेचर। तो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ये सब हम लोग अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट वो सब जब हम करेंगे, गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल कभी, तो अभी फॉर डैट पर्पस फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन सच फंडामेंटल राइट्स। The rights conferred on citizens and non-citizens are not merely individual or personal rights, they have a large social and political content because the objective of the Constitution cannot be otherwise realized. M. नागराज में फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के क्लेम को रिप्रेजेंट करता है, एंड रिस्ट्रिक्शंस देयर ऑन आर द क्लेम्स ऑफ सोसाइटी। तो दोनों में तालमेल होना चाहिए, और इस तरीके से तो ये कुछ कंटेंट है। आप इसका बेहतर आंसर जो अपना जब भी मेंस की आप तैयारी करें तो आप किसी और के नोट्स की तरफ ना भागें। किसी और की नोट्स की तरफ आप भागेंगे तो समझने का टाइम कम मिलेगा, और आप उसे रट्टा मारना शुरू करेंगे। रट्टा मारेंगे और बीच में कोई कड़ी मिस हो गई तो पूरा सीक्वेंस भी उल्टा हो सकता है आपका। मैं जस्ट ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि मेंस में अच्छे नंबर लाने के लिए, देखिए आप खुद सोचिए, कंटेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर कंटेंट आपके पास है तो आपकी कंसेप्चुअलिटी और क्लैरिटी दोनों होगी, और कंसेप्चुअलिटी और क्लैरिटी होगी तो बेहतरीन से बेहतरीन आंसर, ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ही निकल के आएगा। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। और CLC मैनेजमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है
कि हम लोग CLC हम लोग खासकर फोकस करेंगे मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स पे। मेंस में हम कैसे बेहतर से बेहतर आंसर लिखें, ये भी डिसाइड किया गया है कि हम लोग कुछ इनपुट अपने व्यूअर्स को देंगे। अब जो भी स्टूडेंट सिविल जज की, हायर जुडिशरी, UPSC लॉ रख के या बाकी तमाम लॉ बेस्ड कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो टॉपिक का जो थीम है उस थीम का कंटेंट हम लोगों के पास अच्छा हो, अच्छा कंटेंट हम लोग दें, सफिशिएंट कंटेंट हम लोग दें। कंटेंट हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, कंटेंट को कम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। एक प्रॉपर कंटेंट अगर आपके पास है तो एक प्रॉपर आंसर आप लिख सकते हैं। तो आज तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ये क्वेश्चन अब कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन हमने बताया आपको, डिस्कस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ये 5 नंबर का ही होता तो आप केवल इनकी हेडिंग लिखते, साइरस सिलेंडर का, मैग्ना कार्टा का, केवल हेडिंग रेफरेंस के तौर पे। अगर ये 10 नंबर का है तो आधा लाइन 2 को मिला के एक लाइन में 4-5 लाइन में ये 7-8 जितने हमने लिखे हुए हैं इन सबों को रेफर कर दीजिए। वो आप जितने नंबर का क्वेश्चन है उसी हिसाब से आप स्पेस को तय कीजिए। हमेशा अपने माइंड में ये ज़रूर रखिए कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आप कितने स्पेस में लिखेंगे। ये कैलकुलेशन पहले से तय होनी चाहिए आपके माइंड में, तो एक बेहतरीन आंसर निकल के ज़रूर आ सकता है। कल हम लोग रिलेशनशिप, फंडामेंटल राइट और DPSP में करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, अक्सर रिपीट होता है। तो कल ग्रुप में पूछा भी जाएगा रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। तो अब हम लोग PT का क्वेश्चन करते हैं, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज की टॉपिक है। ये ऑप्शन जो C है, दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर, और इसको मैं टिक लगा देता हूँ। अंत में आप सब लोगों से एक अपील है, इस CLC जुडिशियल को हम लोग कुछ ऐसा कर सकें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। हमारी दुआएं हैं आप अपने लाइफ में कामयाब हो, आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो। हम लोगों की किसी हेल्प असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू 24/7/365। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कल पार्ट 2 आएगा इसका। तो पार्ट 2 में आपको ये बताया जाएगा, कंटेंट भी मिलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो ये वीडियो जैसे ही आप YouTube को खोलेंगे तो वो आपको डिस्प्ले होगी। तो जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। See you guys tomorrow with the next part, that is part 2. I will be discussing with you relationship between fundamental rights and directive principle of state policy. Thank you very much.